क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे 22 अप्रैल का, काफी सुर्खियों में है। हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल को डेमोक्रेसी के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो पहले आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर आर्टिकल 142। देखिए, भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 142 है ना, उसके लिए ये बोल दिया है कि इसे जो न्यायपालिका है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ एक न्यूक्लियर वेपन्स की तरह यूज कर रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी के जो माहौल है देश में, उसमें जुडिशरी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उनके मध्य में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे अलग अलग चीजों को लेकर। कुछ समय पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि तमिलनाडु में वहां के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने तमिलनाडु की विधानसभा से 10 से ज्यादा बिल जो कि पास हो चुके हैं उनको रोक के रखा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 में जो उनको पावर है उसी का यूज करते हुए जो गवर्नर है उनकी टाइम लिमिट डिसाइड कर दी थी कि कितने समय में उनको किसी बिल पर परमिशन देनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट के लिए भी ये कह दिया था कि प्रेसिडेंट के पास भी वीटो का पावर नहीं है किसी भी बिल पर। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भाई एक प्रेसिडेंट या फिर जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनके द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो जुडिशरी को बीच में नहीं आना चाहिए। ये कहा है जगदीप धनखड़ ने, और इसके लिए आर्टिकल 142 को डेमोक्रेसी के खिलाफ एक न्यूक्लियर वेपन्स तक इन्होंने बता दिया है। देखिए, कारण क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही राज्यपाल के लिए कुछ समय सीमा को निर्धारित किया था। वाइस प्रेसिडेंट का मानना है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या फिर जो विधायिका है उनके कामों में जुडिशरी अभी हस्तक्षेप कर रही है या इंटरफेयर कर रही है अननेसेसरी। यह कहना है जगदीप धनखड़ का। आपको जो कंफ्यूजन आएगा ना, आर्टिकल 142 पे आएगा कि सर इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो देखिए, आर्टिकल 142 जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर्स देता है। अगर भारत में कोई भी कानून सही तरीके से डिफाइन नहीं है तो फिर उसको डिफाइन करने का अधिकार या उसके संबंध में आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ताकि न्याय को स्थापित किया जा सके देश में। क्योंकि देखिए, राज्यपाल की समय सीमा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने पावर का यूज किया था और राज्यपाल की समय सीमा को निर्धारित किया था कि किसी भी बिल पर राज्यपाल को इतने समय में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आसान अगर हम लैंग्वेज में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो जहां पर भारत में कानून का प्रावधान नहीं है उन सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है ताकि जस्टिस दिया जा सके देश में किसी को भी। तो इसीलिए राज्यपाल के जो समय सीमा है उसको निर्धारित किया गया। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर टिप्पणी की है कि भाई जुडिशरी को कभी भी लेजिस्लेचर या फिर जो एग्जीक्यूटिव है उसके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड प्रावधान करते हैं कि जो जुडिशरी है वो अलग है और जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है वो अलग है, और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, ऐसा जगदीप धनखड़ का भी कहना है जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज कहता है, जैसे अगर हम आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, आर्टिकल 211, आर्टिकल 361 इनको पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है पावर्स के सेपरेशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी के पावर को डिसाइड कर रखा है, क्या क्या रोल है इनका डेमोक्रेसी में। आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह कहता है कि पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए, राज्य से प्रावधान करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशरी के काम में। आर्टिकल 121 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज के आचरण पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की जा सकती। ओके, केवल इंपीचमेंट अगर लाना है, महाभियोग लाना है हटाने के लिए, तो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, लेकिन आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती ताकि इंटरफेयर ना हो एक दूसरे के पावर्स पर और एक दूसरे के पावर को खत्म न करे। आर्टिकल 211 कहता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य की विधानसभा में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को पावर देता है कि उनके प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को पावर देता है कि उनके कार्यकाल के दौरान जुडिशियल प्रोसीडिंग से उन्हें मुक्त रखा जाएगा। ये इसलिए किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि एक दूसरे के पावर पर हस्तक्षेप ना हो। तो आर्टिकल 142 क्या है आपको समझ में आ गया होगा, जिसका यूज सुप्रीम कोर्ट ने किया था। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी में एक सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, विधायिका, जो कि विधान बनाती है, जो कि कानून बनाती है। विधायिका में पार्लियामेंट आ जाती है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है। अगर हम राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा लेजिस्लेचर हो जाती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कानूनों को लागू कराना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये कानूनों को लागू करवाते हैं। ये सब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। अब आपको समझना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव है ना, जब ये विधान बनाएगी तो ये लेजिस्लेचर है, जब ये पार्लियामेंट में, और जब ये बाहर है तो ये एग्जीक्यूटिव है। और तीसरी बॉडी होती है जिसे कहा जाता है जुडिशरी, जिनका काम भारत में न्याय देना होता है और लॉ को लागू करवाना होता है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑर्गन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल ये प्रावधान करते हैं कि सबके पावर सेपरेट हैं और एक दूसरे के पावर में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम ऐसा देखें तो देखिए, पार्लियामेंट में हमने लोगों को चुन के भेजा, डेमोक्रेटिकल तौर पर इलेक्शन हुए और पार्लियामेंट में हमने वोट दिया, लोकसभा के जो मेंबर्स थे उनको वोट दिया, हमारे जो एमएलए चुने गए हैं उन्होंने मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स को चुना। अब उनका काम ही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाने का। अब जब वो कानून बना रहे हैं लंबी चर्चा करने के बाद, तो ये कहना है जगदीप धनखड़ जी का कि जुडिशरी को फिर उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो ये होगा कि भाई पार्लियामेंट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और जुडिशरी के हाथ में पावर आने लगेंगे। ये कहना है जगदीप धनखड़ जी का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारे मुद्दों पर न्याय को स्थापित करने के लिए काम करना पड़ता है और उनको भी वो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट प्लेग 10 जो कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? एक्सरसाइज डेजर्ट प्लेग 10 है ना, एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। यूएई ही इसका आयोजन करवाता है। बहुराष्ट्रीय एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने मिग 29 फाइटर जेट को और जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को भाग लेने के लिए भेजा है डेजर्ट फ्लैग 10 के लिए यूएई। इस बार ये 10वां एडिशन है, इसलिए इसको नाम दिया गया डेजर्ट फ्लैग 10। और इसके अलावा 10 देशों ने इस साल पार्टिसिपेट किया है इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में। 21 अप्रैल को ये शुरू हुई है और 8 मई 2025 तक इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। 10 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक है यहाँ पर इंडिया। देखिए, हर साल आयोजित किया जाता है मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज को, डेजर्ट फ्लैग को। 10वां एडिशन है, इस बार इसलिए नाम दे दिया गया डेजर्ट फ्लैग 10। आयोजन हमेशा यूएई में ही किया जाता है क्योंकि इसका आयोजन ही यूएई करवाता है। अब इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्री के मध्य में या अदर कंट्री के मध्य में जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, अगर हम उन पर नजर डालें तो एक हो जाता है हमारे पास डस्ट लेक, बहुत ही फेमस है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है।
सेकंड है एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट के मध्य में। धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान के मध्य में आयोजित की जाती है। एक्स खंजर की बात करें तो इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप, इंडिया और यूएसए के मध्य में आयोजित की जाती है। मिलिट्री एक्सरसाइज से शक्ति, इंडिया और फ्रांस के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, अगर मित्र शक्ति आ जाए ना तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में, लेकिन केवल शक्ति है तो इंडिया और फ्रांस के मध्य में। वज्र प्रहार, इंडिया और यूएसए के मध्य में। और विनबेक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के मध्य में आयोजित की जाती है। ओके, तो ये अदर एक्सरसाइज हो गई, नजर डाल लेना, ये पूछी जाती है और रिसेंटली काफी सारी कंडक्ट करवाई गई है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए देखिए एनटीपीसी के लिए जीएस के 10,000 लाइन पर मैं आपको ये जो आगे तो जो ऑस्कर अवार्ड है ना 2028 में, वो ऑस्कर की 100वीं सालगिरह पूरी करेंगे, मतलब 100वें ऑस्कर अवार्ड है 2028 में। एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, यूएसए में दिए जाते हैं और वर्ल्ड में सिनेमा कल की 100वीं सालगिरह एक नई पुरस्कार श्रेणी नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी वहां पर मदद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तब तक हम ऑस्कर अवार्ड 2028 में एक नई पुरस्कार श्रेणी कौन सी जोड़ी जाएगी। तो जो ऑस्कर अवार्ड है ना 2028 में, वो ऑस्कर की 100वीं सालगिरह पूरी करेंगे, मतलब 100वें ऑस्कर अवार्ड है 2028 में। एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, यूएसए में दिए जाते हैं और वर्ल्ड में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं अभी तक। तो 2028 में जो 100वें ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाएंगे ना, 100 ऑस्कर अवार्ड, वहां पर एक नई अवार्ड कैटेगरी को जोड़ा जाएगा और वो है बेस्ट स्टंट डिजाइन। देखिए क्या होता है कि जो स्टंट होते हैं ना मूवीज में, एक टीम होती है डेडिकेटेड जो कि स्टंट को फाइनलाइज करती है, मूवीज में स्टंट के सीन डाले जाते हैं, स्टंट कैसे होंगे, ये भी काफी एक चैलेंजिंग काम है सिनेमा के क्षेत्र में। तो ऑस्कर जो अवार्ड देती है संस्था, उसने क्या किया कि एक नई कैटेगरी निकाल ली, बेस्ट स्टंट डिजाइन की। अब ये 2028 से दिए जाएंगे ऑस्कर। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने अनाउंस किया है कि 2028 में होने वाले 100वें ऑस्कर अवार्ड में नई कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, स्टंट डिजाइन कैटेगरी को। किसी भी टीम, स्टंट टीम को जिसने एक्शन सीन्स को डिजाइन किया है किसी भी मूवी में, तो ये अलग कैटेगरी यहां पर बना दी जाएगी। 2026 में भी एक कैटेगरी अगले साल जुड़ेगी 98th ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड में। ये है अचीवमेंट इन कास्टिंग। जो कास्ट किए जाते हैं मूवीज में, जितने भी लोगों को कास्ट किया जाता है, तो अचीवमेंट इन कास्टिंग ये एक नया अवार्ड जोड़ा जाएगा 2026 में। और फिर 2028 में स्टंट डिजाइन के लिए एक कैटेगरी होगी। तो अभी तक 23 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल 25 कैटेगरी हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर 24 कैटेगरी हो जाएगी और 2028 में एक और जुड़ेगी तो 25 कैटेगरी। तो ऑस्कर अवार्ड कौन देता है आपको पता चल गया, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिल्मों के क्षेत्र में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं यूएसए में। एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड एक ही है, हर साल दिए जाते हैं। पहली बार दिए गए थे 1929 में। 2025 में अभी कुछ समय पहले ही ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई है। हम देखेंगे मेन कैटेगरीज में किसको ऑस्कर अवार्ड मिला है 2025 में। लेकिन ऑस्कर ट्रॉफी के बारे में यहां पर पहले आप जान लो। आपको पता है जो ऑस्कर ट्रॉफी होती है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड कोटेड होती है। गोल्डन स्टेचू होता है, एक रील पर खड़ा रहता है जिसकी ऊंचाई रहती है 13.5 इंचेस। इसके अलावा पूरी ट्रॉफी का वजन होता है 4 किलोग्राम तक। फिल्म रील पर ये एक ट्रॉफी खड़ी रहती है जो कि 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग की होती है। ऊंचाई पूछी जा सकती है इसकी 13.5 इंच और वेट भी पूछा जा सकता है 4 किलो तक। अब देखिए 2025 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे, 13 नॉमिनेशन एमिलिया पेरेस को, लेकिन इसको केवल 2 ऑस्कर मिले। सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते एनोरा मूवी ने 5 ऑस्कर और द ब्रूटलिस्ट ने 3 ऑस्कर जीते और एमिलिया पेरेस ने 2 ऑस्कर अपने नाम किए। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एनोरा को, बेस्ट डायरेक्टर सीन बकर एनोरा मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फ्लो मूवी को, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया आई एम स्टिल हियर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एनोरा, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कॉन्क्लेव, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रूटलिस्ट को यह अवार्ड दिया गया। तो ये हो जाते हैं ऑस्कर अवार्ड जो कि आप याद रखिएगा। आगे आएंगे तब तक हम हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया। पूरे वर्ल्ड में सारी कैटेगरीज में ला लो, रेलवे ब्रिज, सड़क ब्रिज या कोई सा भी ब्रिज हो, सबसे ऊंचा पुल बना है चाइना में। ये रोड ब्रिज है जो कि चाइना में बना है, सबसे ऊंचा रोड ब्रिज, ठीक है। दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है, चाइना में बनाया जा रहा है। अब इसे शुरू किया जाएगा, खुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इसको नाम दिया गया चाइना में। रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की हाइट की बात करें तो 625 मीटर समुद्र तल से देखने को मिलती है। एफिल टावर से लगभग 200 मीटर से ज्यादा ऊंची है ये, ओके। तो सभी कैटेगरीज को अगर हम कंपाइल कर लेते हैं तो रोड ब्रिज है, पर ये सबसे ऊंचा ब्रिज है वर्ल्ड का, चीन में बनाया जा रहा है। आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो एक रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये समुद्र तल से 359 मीटर तक देखने को मिलता है। चिनाब रेल ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज आप इसको बोल सकते हैं। ऑल ओवर ब्रिज में गिनेंगे तब तो ये चाइना के ब्रिज से कम हो जाएगा, लेकिन रेलवे ब्रिज की जब बात होगी तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। चाइना हमारा पड़ोसी देश, बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनबी और युआन यहाँ की करेंसी के रूप में यूज की जाती है। शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर है। पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? अच्छा, जो पोप होते हैं ना ईसाई धर्म के, वो कहाँ के हैं? तो वो वेटिकन सिटी, आपने देखा होगा काफी बार, ये यहाँ के रहने वाले वेटिकन सिटी से पोप लीड करते हैं ईसाई धर्म। बात करेंगे वैसे ये 2 देशों की सिटीजनशिप रखते थे। हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। 2 देश में एक तो हो गया वेटिकन सिटी, ओके, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, और इसी के शासक को पोप कहा जाता है। इसके अलावा जो पोप होते हैं ना, पूरी दुनिया में कैथोलिक जो चर्च होते हैं, कैथोलिक धर्म के, उनके लीडर होते हैं, उनके हेड होते हैं। तो हाल ही में 88 वर्ष की आयु में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। ये अर्जेंटीना में जन्मे थे, तो इनकी जो पहली सिटीजनशिप है ना वो अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना और बाद में वेटिकन सिटी, दोनों की ही सिटीजनशिप थी इनके पास। ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान होगा, तो दोनों की सिटीजनशिप इनके पास अवेलेबल थी। हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। 2013 में ये पोप बने थे और कैथोलिक धर्म के ये 266वें पोप थे। आपको पता है जो पोप का पद है ना वो 1st सेंचुरी में बना था, जब जीसस क्राइस्ट के कुछ शिष्यों में से पहले थे सेंट पीटर या संत पीटर, इनसे जोड़ा जाता है, ये ईसा मसीह के शिष्य थे और यहीं से पहला पोप इन्हें माना जाता है। और उसके बाद अभी तक 266 पोप देखने को मिले हैं उनके इतिहास में, ठीक है। तो 266वें पोप 2013 में बने थे अर्जेंटीना के पोप फ्रांसिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। 0.44 स्क्वायर किलोमीटर ही ये फैला हुआ है, जो कि आपको रोम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यहाँ पर इटली के क्षेत्र में, रोम के पास, ठीक है।
पोप इस देश का हेड होता है और उसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्चेस का हेड भी पोप को ही माना जाता है। कैपिटल है वेटिकन सिटी ही कैपिटल है और यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंग लॉ कहां पर स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचा पास या दर्रा उमलिंग लॉ ये देखने को मिलता है लद्दाख में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि शीतकाल में इसको बंद कर दिया गया था, है ना, ठंड के दिनों में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था और अब वापस से इस दर्रे में जो परिवहन है उसकी शुरुआत की गई है। एक बार फिर से इसे खोला गया है। उमलिंग लॉ पास भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पास है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें ना तो 5799 मीटर की ऊंचाई पर यह लद्दाख में देखने को मिलता है। अगर हम इधर से मैप देखेंगे तो ये इंडिया का आपको एरिया देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र में उमलिंग पास। ओके, लद्दाख में चिसमोले और डेमचोक दो क्षेत्रों को जोड़ता है, चिसमोले और डेमचोक। लद्दाख में स्थित इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचे पास में गिना जाता है, 5799 मीटर ऊंचा हिमालय के लद्दाख रेंज में स्थित है। अगर हम इंडिया के अदर पास की बात करें, अदर जो दर्रे हैं उनकी बात करें तो बनिहाल दर्रा बहुत ही फेमस है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, पीर पंजाल रेंज के पास। बराला चाला देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ध्यांग देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, दीपू देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, हल्दीघाटी पास राजस्थान में देखने को मिलता है, जजेप्ला सिक्किम में, लिपुलेख पास उत्तराखंड, माना पास उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, शिव किला हिमाचल प्रदेश और जोजिला देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में। तो ये अदर पास से एक बार नजर डाल लेना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आएंगे। हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि शरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा एग्रीमेंट या ट्रीटी शुरू की गई है? तो आपको पता है जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, इनकी हाल ही में बैठक ब्राजील में हुई है। आपको पता है जब कोई ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित करता है, G20 सम्मेलन आयोजित करता है तो काफी सारी अलग-अलग बैठक होती है उसमें। तो इस बार जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है ना वो ब्राजील के पास है। तो हाल ही में ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन भी ब्राजील में किया गया और यहां पर भूमि शरण और जो मरुस्थलीकरण है या फिर मिट्टी की उर्वरता में जो हानि हो रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता में जो हानि हो रही है, उससे निपटने के लिए एक ट्रीटी को साइन किया गया है। एक ट्रीटी को शुरू किया गया है ब्रिक्स के सदस्य देशों के मध्य में, जिसे ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप आंसर हो जाएगा आंसर भी। अच्छा, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन जानते हैं? श्री शिवराज सिंह चौहान। तो ब्राजील के ब्राजीलिया में ये जो 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया, भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया होगा? शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि ये हमारे कृषि मंत्री। भूमि शरण को रोकना, डेजर्टिफिकेशन को रोकना और सॉइल फर्टिलिटी जो होती जा रही है उसके लॉस को रोकना, इस ट्रीटी को बनाए जाने का या इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। समझौते को नाम दिया गया है ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। ओके, आपको पता है ब्रिक्स वर्तमान में 11 सदस्य देश देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड की विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है ब्रिक्स के नाम से। 11 मेंबर कंट्री है जो कि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड इकोनॉमी और ग्लोबल चेन के रूप में काम करती है, आपस में पीस को स्थापित करने के लिए काम करते हैं, ट्रेड को आपसी देशों में बढ़ाने के लिए ब्रिक्स काम करता है। इसकी स्थापना तो वैसे 2006 में हो चुकी थी, लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन है ना 2009 में हुआ था, इसलिए यहीं से इसकी स्थापना भी मानी जाती है। पर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना 4 देशों ने मिलकर कर ली थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2009 में इसकी पहली जो सम्मेलन है ना वो रशिया में हो गया। 2010 में इसमें एक और देश जुड़ा, साउथ अफ्रीका, और ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स 2010 में। अब साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब इसके मेंबर्स की संख्या हो गई है 11। पहला सम्मेलन रशिया में हुआ था 16 जून 2009 को। हर साल एनुअल मीटिंग होती है। अब 2025 में 17th एडिशन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कलेक्नर केविनई तिट्टम योजना कहां लॉन्च की गई है? तो नाम से समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत का कोई राज्य होगा। अब बात यह कि ऑप्शन में चारों राज्य दक्षिण भारत के, तो ठीक है, कलेक्नर केविनई तिट्टम स्कीम को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है तमिलनाडु सरकार को। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि अलग अलग सेक्टर के जो कारीगर है, जो कामगार है, उनके लिए इस योजना को हाल ही में वहां के सीएम एम.के. स्टालिन ने लॉन्च किया है। किसने? एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु में। स्कीम पूर्व सीएम एम करुणानिधि के नाम पर रखी गई है और उद्देश्य है कि पारंपरिक कारीगर जितने भी हैं, कारीगरी क्षेत्र में जितने भी कारीगर काम करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल असेसमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। वैसे सेंट्रल में पीएम विश्वकर्मा नाम की ऐसी स्कीम चलती है, लेकिन राज्य ने इससे अलग इस स्कीम को शुरू किया, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो 18 वर्ष से ऊपर के जो कामगार है ना, उन्हें सब्सिडी देती है और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप देती है। लेकिन यहाँ पर सॉरी, ये 35 साल के ऊपर ना, 35 साल के ऊपर एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो तमिलनाडु की स्कीम है वो मिनिमम एज 35 साल लेती है। ओके, तमिलनाडु की जो स्कीम आई है वो मिनिमम एज लेती है 35 साल। वो कहती है कि 18 साल की उम्र में भाई जो 18 साल के जो लोग हैं ना, कारीगर बनने की तरफ जा रहे हैं। अब पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या हो रहा है, इसको सही कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। ये 18 साल है, ठीक है। अब पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या होता है कि 18 साल से ऊपर के कारीगरों को वर्कशॉप दी जाती है, सिखाया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 18 साल के आसपास के जो लोग हैं ना, उनको अभी आप पढ़ाओ, कॉलेज दो, अच्छी एजुकेशन दो, ताकि वो अच्छा बिजनेस वगैरह कुछ करे। और हम जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसके तहत 35 साल से ऊपर के जो कारीगर होंगे ना, उनको हम फाइनेंशियल हेल्प देंगे और उनकी सहायता करेंगे। तो तमिलनाडु सरकार ने कारीगर को सब्सिडी के साथ 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की। मिनिमम एज होना चाहिए कारीगर की 35 साल, जबकि विश्वकर्मा स्कीम में ये जो एज है वो 18 साल की। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहले बात कर लेते हैं। 17 सितंबर 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था 5 सालों के लिए, 2023-24 से लेकर 2027-28 के लिए, और इसके लिए बजट रखा था 13,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य था कि 18 ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस है, जो कारीगर है, पारंपरिक कारीगर 18 प्रकार के, उनको फाइनेंशियल सहायता देना, जिनकी मिनिमम एज 18 साल हो, उसके ऊपर के व्यक्ति को यह दिया जा सकता है। कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप में स्किल सिखाई जा रही है तो उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ाने में और नई मशीन के इस्तेमाल में सहायता की जाएगी, उनको स्किल सिखाई जाएगी और बिना गारंटी के कम ब्याज पर उनको लोन भी दिया जाएगा। यह है विश्वकर्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अभी जो तमिलनाडु ने लॉन्च की है उसे नाम दिया गया है कलेक्नर केविनई तिट्टम योजना, तमिलनाडु सरकार। ये भी कारीगरों को फाइनेंशियल हेल्प देने से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? महिला संवाद योजना को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है बिहार सरकार को। बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम्स से जोड़ना और उन्हें उनकी जो आवाज उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, है ना। क्या प्रॉब्लम है महिलाओं को राज्य में, किस चीज की कमी है ना, उन सभी के बारे में उनकी जो आवाज है वो गवर्नमेंट तक आए। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है महिलाओं के लिए, राज्य की महिलाओं को उन गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा जाए, यह उद्देश्य है महिला संवाद अभियान का, कैंपेन का। सीएम नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम है, इन्होंने बिहार में इसे लॉन्च किया है।
महिलाओं को वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और विमेंस के बीच में डायरेक्ट बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि विमेंस एक तो गवर्नमेंट जो अधिकारी है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे और जितने भी वेलफेयर स्कीम से उनका लाभ राज्य की महिलाओं को मिल जाए। बिहार की बात करें, पटना कैपिटल है, आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के गवर्नर के पद पर हैं। नीतीश कुमार सीएम। यहां पर देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। यहां पर विधान परिषद देखने को मिलती है 75 सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं बिहार में 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां बनाया जा रहा है? तो इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कलपक्कम में। तमिलनाडु के कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फाइनल स्टेज में है, 2026 में सितंबर तक इसे नेक्स्ट ईयर शुरू किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु के कलपक्कम में इसे बनाया जा रहा है। अच्छा है क्या, देखिए क्या होता है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो ये जितना फ्यूल बर्न करता है उससे ज्यादा नए फ्यूल को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिससे भारत में आने वाले समय में जो एनर्जी डिमांड है ना उसको पूरा किया जा सकता है। तो रिएक्टर भारत के 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरे फेज में काम करता है। ये दूसरा फेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा 3 स्टेप का इंडिया में, उसका दूसरे फेज पर इसे बनाया जा रहा है, दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य है कि भाई यूज किए गए फ्यूल को पुनः रिसाइकल करके वापस यूज में लिया जा सके ताकि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कम से कम निकले। तो काम समझ में आ गया भाई, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि बिजली बनाने के साथ साथ नए फ्यूल को भी प्रोड्यूस करता है। ओके, थोड़ा सा थर्मल रिएक्टर से ये अलग है। अगर हम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो थर्मल रिएक्टर से अलग है क्योंकि प्रोटोटाइप फास्ट ये थर्मल रिएक्टर में धीमे न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है जो कि स्लो रहते हैं, जबकि अगर हम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो इसमें फास्ट न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है। अब मैं इसको आपको बहुत डिटेल में समझाता, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तो अभी आप केवल इतना ही देख लो कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ना उसमें फास्ट न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है और थर्मल रिएक्टर में स्लो न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है। इसमें कूलेंट के लिए लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है फास्ट वाले में, जबकि थर्मल रिएक्टर की बात करें तो या तो हेवी वाटर या फिर लाइट वाटर का इसमें यूज किया जाता है। 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का क्या है? तो देखिए 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम में स्पेशली जो हमारा फोकस है वो रिसाइकल फ्यूल को यूज करना है ताकि कम से कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो, कम से कम। तो बार बार रिसाइकल करके हम जो हमने बिजली बनाई और जो फ्यूल यूज किया उसको वापस रिसाइकल किया जा सके। हमारे पास पता है दुनिया का थोरियम के भंडार बहुत ज्यादा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा थोरियम भंडार इंडिया में देखने को मिलता है, यूरेनियम इंडिया में नहीं। तो हमारी प्रायोरिटी है हम यूरेनियम की जगह थोरियम का सबसे ज्यादा यूज करें। तो हमने 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, इसमें रिसाइकल नहीं होता है फ्यूल, हम काफी समय से इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि अब हमने बनाया है तमिलनाडु में, अब ये 2026 में शुरू होगा। और थर्ड जो स्टेज है ना उसमें थोरियम बेस्ड रिएक्टर का यूज किया जाएगा क्योंकि हमारे पास थोरियम के भंडार सबसे ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो भी कम निकलेगा और हमारी एनर्जी की जो डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। ओके, तो यहाँ पर 22 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है जू वेनसुन ने, आंसर सी हो जाएगा। फिर भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का निधन हो गया, बहुत ही फेमस चिकित्सक थे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है लद्दाख में। पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई को विंझिजिम इंटरनेशनल सीपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे जो कि भारत के केरला स्टेट में स्थित है। पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं मांगी लाल चाट। फिर पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कितने सिविल सेवकों को दिया जाएगा? 16 सिविल सेवकों को। निसार मिशन इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है। और बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन वाले हैं हमारे, आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आपको बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये न्यूयॉर्क में, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये ओडिशा के कटक में देखने को मिलता है। और तुतीकोरिन पोर्ट कहां स्थित है? तो तुतीकोरिन पोर्ट देखने को मिलेगा हमें तमिलनाडु राज्य में, कल बताया था मैंने आपको। तो ये सारे हो गए हमारे आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 में रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज दिया गया? किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब जीता? और भारत का पहला एआई बेस्ड कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया? एआई बेस्ड कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना